नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर रसिया का सबसे घातक हमला, 800 से ज़्यादा ड्रोन से कीव दहला, कैबिनेट भवन क्षतिग्रस्त, यूक्रेन ने तेल पाइपलाइन को बनाया निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए या इंडिया किसके उम्मीदवार को वोट देंगे, ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख ने कर दिया खुलासा। आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने सम्राट अशोक का किया अपमान, गठबंधन से अलग हों तेजस्वी, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनकर तैयार, और कब करेंगे नीतीश कुमार उद्घाटन आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, वर्कशॉप शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर रशिया का सबसे घातक हमला, 800 से ज़्यादा ड्रोन से कीव दहला, कैबिनेट भवन क्षतिग्रस्त, यूक्रेन ने तेल पाइपलाइन को बनाया निशाना। जी हाँ दोस्तों, रूस ने शनिवार रात को यूक्रेन पर 805 ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों से हमला किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने एसोसिएटेड प्रेस से रविवार को रूस द्वारा किए सबसे बड़े ड्रोन हमले की पुष्टि की। रूस ने विभिन्न प्रकार की 13 मिसाइलें भी दागी, और वायुसेना के एक बयान के अनुसार यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए या फिर इंडिया किसके उम्मीदवार को वोट करेंगे, ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख ने कर दिया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अश्विन ओवैसी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुझसे बात की और रिक्वेस्ट किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सपोर्ट करें। सीएम की अपील पर हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस चुनाव में जस्टिस रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। ओवैसी ने आगे लिखा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले हैं और एक सम्मानित न्यायविद हैं। मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करके अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन जाहिर किया है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं भी दी है। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान होगा। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ गुरुवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है और कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने सम्राट अशोक का किया अपमान, गठबंधन से अलग हों तेजस्वी, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। रविवार को आईएएनएस से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चला तो बर्बाद हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार बिहार का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम स्टालिन से एसआईआर पर अभद्र टिप्पणी करवाई गई। सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी ने कश्मीर में जो करवाया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार है। भारत का अशोक स्तंभ सिर्फ बिहार के सम्राट अशोक का स्तंभ नहीं, इसे संविधान और पूरे देश ने अपनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, लेकिन अंत में बीड़ी बम फोड़ा। कांग्रेस ने बिहारियों की तुलना बीड़ी बम से की, लेकिन यही बीड़ी बम उनका हाइड्रोजन बम साबित हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनकर तैयार, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लखीसराय जिले में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर बनकर तैयार है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक तय किया गया था, लेकिन समय से पहले ही इसे पूरा कर लिया गया। सीएम नीतीश कुमार इसी महीने उद्घाटन भी करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में देश की सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना बनकर तैयार है। यहाँ पर फिलहाल इस बिजली घर से बिहार को 45.6 मेगावाट बिजली प्रति घंटा शाम में पीक आवर के दौरान 4 घंटे तक मिलेगी। पीक आवर में बिजली मिलने से कंपनी को इतनी बिजली बाजार से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली लेने को लेकर अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से मिल गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, वर्कशॉप शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी अब सांसदों को डिनर नहीं कराएंगे। डिनर का कार्यक्रम रद्द हो गया है। 8 सितंबर को पीएम मोदी सांसदों को डिनर कराने वाले थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सांसदों को डिनर कराने वाले थे, वो भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।
उत्तर भारत के राज्यों में आई बाढ़ के कारण जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप होगी। रविवार सुबह 11 बजे से वर्कशॉप शुरू होगी। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा। सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और युवा शक्ति एवं रोजगार पर होगा। दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी स्ट्राइक की परदागे 800 से ज़्यादा ड्रोन, पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला। जी दोस्तों, यूक्रेन ने रूस की राजधानी कीव पर ताज़ा हमला किया, जिसके बाद पेचोस्की जिले में कैबिनेट बिल्डिंग में आग लग गई और यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर ताकाचेंको ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बैठाने वाले नाराज, बढ़ती कट्टरता पर भड़की बीएनपी। बांग्लादेश में नई सियासी हलचल के संकेत। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में बेलगाम होते दक्षिणपंथी संगठनों, भीड़ की हिंसा, बढ़ते कट्टरवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीएनपी ने चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में ये समस्या बढ़ी है। बीएनपी का यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा करना इसलिए अहम है क्योंकि ये पार्टी शेख हसीना की आवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी रही है। बीते साल शेख हसीना के तख्ता पलट बीएनपी ने यूनुस को खुला समर्थन दिया था और ऐसे में बीएनपी की नाराज़गी यूनुस की कुर्सी के लिए भी खतरा बन सकती है। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यूनुस सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि भीड़ के हमले सबसे गंभीर समस्या बनकर उभरे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए बीएनपी महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि अनियंत्रित भीड़ की हिंसा बांग्लादेश का भारी नुकसान करेगी। बीएनपी को दक्षिणपंथी रुख वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन यूनुस की कट्टरपंथी को खुली छूट से वो भी खुद को असहज पा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इशिबा शिगेरू का जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, सदन में बहुमत खोने के बाद लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापानी ब्रॉडकास्टर एनएचके ने रविवार सुबह इशिबा शिगेरू के पीएम पद छोड़ने का विचार करने के बारे में जानकारी दी थी और इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इशिबे का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब वो घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। खासतौर से जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद से इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में विभाजन रोकने के लिए इशिबा ने इस्तीफा का रास्ता चुना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल ने किया ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात, व्यापार से लेकर डिफेंस तक कई मुद्दों पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के अपने समकक्षी अली लारिजानी से बातचीत की। दोनों देशों के इन अधिकारियों के बीच भारत और ईरान के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही चाबहार पोर्ट को लेकर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों अधिकारी जल्द ही द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर जल्द ही मिल सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत लगातार ये कहता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। भारत का मानना है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार है और साथ ही ईरान की कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप एक विशेष रूप से शांतिपूर्ण ईरानी परमाणु कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी रुचि भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जापान में सत्ता संकट, चुनावी झटकों और आंतरिक दबाव के बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएई के साथ मिलकर भारत ने पलटा खेल, डॉलर गॉन, रुपया ऑन, अबू धाबी की तरफ मुड़ी मेड इन इंडिया दवा। जी हाँ दोस्तों, जितनी मजबूत दौलत होगी उतनी मजबूत सेहत होगी। यही बात आज भारत और यूएई की साझेदारी पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने एक नई पहल शुरू कर दी है जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगा बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। भारत से अब यूएई को दवाइयाँ जाएंगी, लेकिन डील डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में होगी। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। भारत और यूएई ने फार्मा सेक्टर में बड़े स्तर पर ट्रेड बढ़ाने को लेकर बातचीत की और इसके साथ ही एक लोकल सेटलमेंट करेंसी सिस्टम यानी रुपए और दिरहम से लेन देन शुरू करने की मतलब साफ है कि भारत यूएई व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत कम होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की है तैयारी।
चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक। जहां दोस्तों बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर मचे घमासान के बीच निर्वाचन आयोग अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बिहार में चलाया गया SIR अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। RJD, कांग्रेस, CPI, CPM, तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। चूँकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में SIR करा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक घमासान फिर से छिड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने SIR अभियान का विरोध किया, जबकि बीजेपी ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण दिखाया, चेन्नई में बोले वायुसेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शनिवार को चेन्नई में अधिकारी कैडेटों के पासिंग आउट समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बीच समन्वय की सराहना की। भारतीय सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्नातक अधिकारियों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय, सशस्त्र बलों और अन्य एजेंसियों के भीतर तालमेल और एकीकरण को प्रदर्शित किया है। जैसे जैसे आप सेवा में आगे बढ़ते हैं, आपको एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने कम से कम 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए थे और इसके बाद हुए पाकिस्तानी आक्रमण के हर प्रयास को हमारी सेनाओं ने विफल कर दिया था। हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर भी जवाबी हमले किए थे और उनकी कमर तोड़ दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले विधानसभा चुनाव में TMC का सफाया आता है। भाजपा नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना। जहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है और इसी बीच शनिवार को भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में आगे TMC की हालत की तुलना राज्य में पहले कमजोर हो चुकी CPM और कांग्रेस से की। दोस्तों आपको बता दें कि बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी अगला चुनाव नहीं झेल पाएगी। ऐसे लोगों ने CPM और कांग्रेस को सबक सिखाया, वैसा ही हाल TMC का भी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली राजस्थान के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी। UP, बिहार और पंजाब को लेकर भी नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार, UP, दिल्ली, पंजाब से लेकर कश्मीर तक आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। इस भारी बारिश से निपटने के लिए NDRF की टीम पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है और इस बीच मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए एक बार फिर से कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 7 सितंबर को भी दिल्ली वालों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। दोपहर या शाम में फिर से मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली में बाढ़ की ताज़ा स्थिति की बात करें तो यहाँ यमुना का जलस्तर घटने लगा है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है, लेकिन शाम तक इसके 206 मीटर के आसपास पहुंचने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। JP नड्डा ने NDA सांसदों की डिनर पार्टी रद्द की। पंजाब समेत दूसरे राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। जहाँ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आवास पर आयोजित होने वाली NDA सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर शनिवार को NDA सांसदों के लिए डिनर पार्टी होनी थी। डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना था। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहे 21 जुलाई की रात को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ट्रंप की खास दोस्ती पर टैरिफ की चुनौती, जयशंकर बोले संबंध अटूट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध रहा है। समाचार एजेंसी ने जयशंकर के हवाले से कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं वास्तव में यही कहूँगा, हाल के हफ्तों में भारत अमेरिका संबंधों में खटास तब आई जब ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय आयातों पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया। 25% टैरिफ बेसलाइन था, लेकिन बाकी टैरिफ यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए लगाया गया था। नई दिल्ली ने इस कदम को अनुचित करार दिया था और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा था कि वो भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन से तिहाड़ लाए जाएंगे विजय माल्या, नीरव मोदी। ब्रिटिश अफसरों ने जेल का किया निरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े व्यवसायी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता, रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ब्रिटिश सरकार इन दोनों व्यवसायी को जल्द ही प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दे सकती है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार सीपीएस टीम ने तिहाड़ के उच्च सुरक्षा वार्ड का दौरा किया और कैदियों से बातचीत की। भारतीय अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारत लाए गए अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को सुरक्षित परिस्थितियों में रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर जेल के अंदर हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए एक विशेष एनक्लेव बनाया जा सकता है। इसी के साथ ये निरीक्षण ब्रिटिश अदालतों द्वारा पूर्व में उठाई गई बार बार आपत्तियों की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है, जिन्होंने जेल की स्थितियों का हवाला देते हुए भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को खारिज कर दिया था। इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत ने गारंटी दी है कि हिरासत में किसी भी आरोपी से अवैध पूछताछ नहीं की जाएगी। वर्तमान में भारत के 178 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेश में लंबित हैं, जिनमें से लगभग 20 यूनाइटेड किंगडम के पास हैं और इनमें हथियार डीलरों और खालिस्तानी समूहों से जुड़े व्यक्तियों के मामले शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देशी हाइपरसोनिक मिसाइलों और एआई सिस्टम, रक्षा मंत्रालय की डिमांड लिस्ट में इन हथियारों पर फोकस। जहाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योग के लिए एक नई योजना जारी की है जो अगले 15 सालों में रक्षा क्षेत्र में होने वाले विकास पर फोकस है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ बॉम्बर, ड्रोन, एआई से चलने वाले हथियार, एआई पावर लेज़र और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले युद्धपोत शामिल हैं। इस योजना का मकसद भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करना है, साथ ही घरेलू उद्योगों को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय सेना में 14 लाख से अधिक सैनिक हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई है। मंत्रालय का कहना है कि इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद मिलेगी और वो प्रोडक्शन लाइन और असेंबली स्थापित कर सकेंगे। इससे सेना की ज़रूरतें समय पर पूरी हो सकेंगी और इस योजना में 200 से अधिक हथियार और तकनीकें शामिल हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत चीन को धमकाना बंद करें, पहले बात करने का तरीका सीखें। एससीओ समिट के तुरंत बाद पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि आप भारत और चीन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में संघीय सहयोग संगठन समिट के दौरान पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने भारत से मुंह तोड़ा तो मोदी सरकार उठाने जा रही है खास कदम, निर्यातकों की मदद की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को तर्कसंगत बनाने के बाद अब अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल्द ही कुछ योजनाएं घोषित की जा सकती हैं। इन योजनाओं का मकसद छोटे निर्यातकों की नकदी की समस्या को दूर करना, वर्किंग कैपिटल पर दबाव कम करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नए बाजारों की खोज करते समय उत्पादन को जारी रखना है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को दी गई सहायता को समान एक मॉडल पर काम कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को शुरू करने के प्रयास भी जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार उन क्षेत्रों
क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और इनमें टेक्सटाइल, कपड़े, रत्न और आभूषण जैसे उद्योग शामिल हैं। उन उद्योगों के निर्यातक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी की भविष्यवाणी, बोले बहुत जल्द खत्म होने वाला है वजूद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक सभा के दौरान मंच से पाकिस्तान पर निशाना साधा। सीएम योगी ने उस दौरान बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसी पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जाकर उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है।